नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक की। विधानसभा सत्र से पहले आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और बैठक शाम 5 बजे होगी। इसमें नई खेल नीति पर चर्चा हो सकती है, ये आ सकती है, साथ ही देवस्थानम बोर्ड पर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो कैबिनेट की बैठक है, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और ठीक उससे पहले आज बेहद महत्वपूर्ण ये कैबिनेट है। और साल 2025 में जब उत्तराखंड राज्य 25 साल का होगा तो उस वक्त तक राज्य के किन किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है और इसी प्लान पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड एट 25 को लेकर सीएम हाउस में संवाद प्रोग्राम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस दौरान ऑफलाइन और ऑनलाइन युवाओं, महिलाओं के अलग अलग ग्रुप के प्रतिनिधियों से भी इसके अलावा बातचीत की। इस चर्चा में पलायन पर रोक, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, भू कानून, खेती की जमीन को बचाने जैसे सुझाव सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की यात्रा में सबके सहयोग की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विकास के लिए सभी प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो लक्ष्य दिया है उसे हासिल करना है। देखिए, हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य हमारा उत्तराखंड बने, श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो। उसके लिए बोधिसत्व हमने ये विचार श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें सभी हमारे विभिन्न विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, हमारे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले विशिष्ट व्यक्ति हैं, विद्वान लोग हैं, सामाजिक संगठनों के, स्वैच्छिक संगठनों के और अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले हैं, उन सभी के विचार लें। उन सभी के विचार लेकर जो हम अपने रजत जयंती वर्ष को उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए सबके विचार लेकर उन विचारों को हम विचारों को लेकर उनको समाहित करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है कि 2025 में, क्योंकि ये वाला है कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम 213 कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, निर्देशांक होने चाहिए। और राजधानी देहरादून में सबकी योजना सबका विकास विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की अपील की। सीएम धामी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है। एक ही स्थान पर प्रमाण पत्र बनेंगे, एक ही स्थान पर बैंक के लोग आएंगे, वहीं पर उनके फार्मों की स्क्रूटनी होगी। धीरे धीरे हमें सुधार की तरफ जा रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई। उसके तहत भी हम अधिकांश लोगों को कोशिश करेंगे कि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार से जुड़े, वो मुख्य धारा में आए, अपना स्वरोजगार खड़ा करें। और कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने एक बार फिर से उत्तराखंड में विधान परिषद के गठन का राग छेड़ दिया है। अपनी फेसबुक वॉल पर हरीश रावत ने लिखा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, मगर विभागों की संख्या वही है जैसे अन्य बड़े राज्यों में है, लिहाजा एक एक मंत्री को कई कई विभाग संभालने पड़ते हैं। हरीश रावत ने लिखा कि उत्तराखंड में 21 सदस्यीय विधान परिषद होनी चाहिए। मैंने 2002 में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन का वादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका गठन नहीं हो पाया। हरीश रावत के ताजा स्टेटमेंट के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि विधान परिषद के लॉलीपॉप से टिकट वितरण की राह आसानी हो जाएगी और असंतुष्टों को विधान परिषद में एडजस्ट करने की उम्मीद बढ़ाई जा सकती है। और हरीश रावत ने छेड़ा विधान परिषद के गठन का राग, कहा कि राज्य में होनी चाहिए 21 सदस्यीय विधान परिषद, एक मंत्री को संभालना पड़ता है कई कई विभाग, और अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा करते हुए भी एक जनसभा की है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी पूरी तरह से सक्रिय है हरीश रावत। इस दौरान उनकी बेटी अनुपमा रावत भी उनके साथ पदयात्रा में मौजूद रही। बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जोरों पर है। वहीं उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने समर्पण कर दिया। इस मामले को भी सदन में उठाया जाएगा।
जो परिसंपत्तियां हमारी थी उनको मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया, उत्तर प्रदेश के सामने समर्पण कर दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने समर्पण कर दिया। हम उस सवाल को उठाएंगे, महंगाई के सवाल को उठाएंगे, बेरोजगारी के सवाल को उठाएंगे, जो ठप पड़ा हुआ विकास है उसके सवाल को उठाएंगे। इन सब सवालों पर कांग्रेस लड़ेगी। और यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर हुए करार पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को अब राजभवन से लेकर कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में जुट गई है। यूपी और उत्तराखंड के बीच पिछले 20 सालों से लटके पड़े परिसंपत्तियों के मामले में इसी हफ्ते पहली बार बड़ी पहल तो हुई, लेकिन विपक्षी कांग्रेस नेताओं को ये पहल रास नहीं आई। कांग्रेस इसे उत्तराखंड के हितों को यूपी के आगे सेल आउट करने जैसा बता रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अब राजभवन से लेकर कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के हितों को बेच आए, मुझे बड़ा भारी आक्रोश है। आपने भावी पीढ़ी के हितों को भी बेच दिया। टिहरी डैम, अरे कोर्ट से हम जीते रहे और आप कह रहे हैं कि हम मुकदमे सब वापस ले लेंगे। रोडवेज के जो 700 करोड़ रुपए रोडवेज को मिलने थे उसको 200 करोड़ में सेटल करके आए। टिहरी डैम जिस पर हमारा अधिकार स्थापित होने वाला था कोर्ट में, उन कोर्ट के केसों को वापस लेने की बात की। उन्होंने उत्तराखंड के हितों के साथ घोर अन्याय किया है, अनदेखी की है, और वो इस रूप में हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। उत्तराखंड का व्यक्ति उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी रहे बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी की इस उपलब्धि से कांग्रेस घबरा गई है, क्योंकि सीएम तो हरीश रावत भी थे, लेकिन वो अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हरीश रावत जी को भी मौका मिला था और उस दौरान ये कुछ कर नहीं पाए। त्रिवेंद्र जी के समय से जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुए वो आज फाइनल स्टेज पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भय दिख रहा है कि परिसंपत्तियों को बंटवारे को लेकर जो भाजपा के साथ उपलब्धि जुड़ने वाली है, कैसे ऐसे एक भ्रम फैलाएं कि लोग उसमें गुमराह हों। और चुनावी सीजन है, इसलिए सियासत हर मुद्दे पर होगी, लेकिन सच तो यही है कि परिसंपत्ति विवाद सिर्फ एक मुद्दा पर नहीं है, ये राज्य की भावनाओं से भी जुड़ा है, जिस पर फूंक फूंक कर कदम रखना ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग के साथ तीर्थ पुरोहित आज देहरादून में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित यमुना कॉलोनी में मंत्रियों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री बिशन सिंह चुफाल और सुबोध उनियाल के गेट के बाहर पुरोहित धरना दे रहे हैं। और कुमाऊं में पुलिस अब सुरक्षित टूरिज्म का संदेश देगी और इसके लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो पर्यटकों को रूट प्लान और होटल और पर्यटन स्थलों की जानकारी देंगे। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि पुलिस देश भर के पर्यटकों को मैसेज दे रही है कि रास्ते खुल गए हैं और पर्यटकों का स्वागत है। डीआईजी ने कहा कि टूरिस्ट पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे पुलिस पर्यटकों को गाइड करेंगे और सही रास्ते की जानकारी भी देंगे। पुलिस कर्मियों का जो है ये प्रशिक्षण जो है टूरिस्ट पुलिस के लिए कराया जाएगा, जिसमें कि उनको किस तरह से जो है टूरिस्ट को वेलकम करना है, एज अ गाइड उनको गाइड करना है कि क्या उनकी वो जो है वो रास्ते कौन से है और उनको कितना समय लगेगा, कौन सा रास्ते लेना चाहिए और कहाँ देखने की कौन सी जगह है। तमाम चीज़ों पे जो है उनको हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड में सोमवार से 5 दिवसीय कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ हो गया। मेले में जहां कई कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, वहीं विकास खंड मुख्यालय में उत्तराखंड के गांधी, इंद्रमणि, बडोनी व वीरभड़ माधो सिंह भंडारी की मूर्तियों का भी अनावरण किया गया। वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए मेले में स्टॉल भी लगाई गई। पहले ये मेला 3 दिन का होता था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 5 दिन का कर दिया गया है। वहीं मेले का समापन 26 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। आज विकास खंड में 5 दिवसीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें माननीय प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष जी ने भाग लिया।
और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बंद होने के बाद सोमवार को शंकराचार्य गद्दी जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर पहुंच गई, जहां पर अब आगामी यात्रा काल तक शंकराचार्य गद्दी की पूजा अर्चना संपन्न की जाएगी। शंकराचार्य गद्दी के जोशीमठ पहुंचने पर स्थानीय लोग और तीर्थयात्रियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। अब जो गद्दी है वो पहुंच गई है जोशीमठ। स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरसिंह मंदिर पहुंच गई है अब गद्दी। अब यहीं पर पूजा पाठ और पूजा अर्चना कर पाएंगे लोग, दर्शन कर पाएंगे। शंकराचार्य गद्दी में ही अब पधारेंगे। नरसिंह मंदिर पहुंच चुकी है अब गद्दी और शंकराचार्य गद्दी पहुंची जोशीमठ। और बता दें आपको, यहीं पर गद्दी का स्वागत भी किया गया। यहीं पर अब पूजा पाठ किया जाएगा। और जब गद्दी दाखिल हो रही थी जोशीमठ में, उस समय जो वहां श्रद्धालु थे वो भी वहां पर पहुंचे। फूल मालाओं के साथ गद्दी का स्वागत किया गया। सभी को भगवान बद्री विशाल अगले शीतकाल के उपरांत और बद्रिकाश्रम में दर्शन देंगे। तब तक हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे देश में किसी प्रकार की भी जो आदि व्याधियाँ जो भी ये चल रहे हैं, ये पूर्णतया और समाप्त हो जाएं और भगवान अपने श्रद्धालु भक्तों को पुनः शांतिपूर्ण दर्शन दें। जय बद्री विशाल। हम चाहते हैं कि शीतकालीन यात्रा के लिए सब लोग आ जाएं। चारों धामों में जो उनकी शीतकालीन स्थल है वहाँ पर आ जाएं। इसके देवस्थान बोर्ड द्वारा फौरी तौर पर एक व्यवस्था कर ली गई है। और हम जैसे भी श्रद्धालुगण यहाँ के हमारे जितने रेस्ट हाउसेस हैं, चाहे जोशीमठ में हैं, चाहे आप चमोली में हैं, पांडुकेश्वर में हैं या श्रीनगर में, रुद्रप्रयाग में, सुसज्जित कर दिया हम लोग। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ योजना का ऐलान कर दिया। मगर इससे पहले कांग्रेस सरकार प्रदेश में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के तौर पर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, जो तमाम उतार चढ़ाव के बाद हाशिए पर चले गए। हरीश रावत सरकार ने केदारनाथ आपदा के बाद साल 2014 में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना शुरू की थी, जिसमें 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बद्रीनाथ गंगोत्री की निःशुल्क यात्रा कराई जाती थी। हरीश रावत सरकार ने चुनाव में इसे भुनाने की भरसक कोशिश भी की, मगर कोई फायदा हुआ नहीं। उल्टा परिवहन से लेकर पर्यटन तक 65 लाख का नुकसान हुआ और जेएमवीएन का लाखों का बकाया भुगतान नहीं हो पाया। अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर उसी तीर्थ योजना का ऐलान किया और प्लान भी बता दिया। केजरीवाल जी उन योजनाओं की बात कर रहे हैं जो अतीत में कांग्रेस की सरकार ने लागू की थी। मेरे तीर्थ, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, और इसके अलावा जब तक रोजगार न दे पाए तब तक बेरोजगारी भत्ता, ये तो कांग्रेस की बातें हैं। इस बात का भरोसा जनता को है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकारी योजना तब सफल मानी जाती है जब उस योजना का लाभ लोग लें। बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल बिना सोचे समझे बयान देकर जाते हैं और यही यहाँ भी होने वाला है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ बयान बहादुर बने हुए हैं और अगर उनका देखा जाए एक भी कोई कमिटमेंट उन्होंने मजबूत कमिटमेंट यहाँ नहीं किया है। और हमने उनके हर कमिटमेंट को जो यहाँ करके गए हैं हमने उसे एक्सपोज किया है। चुनावी साल में ऐसी घोषणाएं अक्सर सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन ये धरातल पर कब उतरेंगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर प्रवीण सिंह काशी एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं और लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। प्रवीण सिंह नंगे पैर अपने साथियों के साथ चमोली से गैरसैंण की पैदल यात्रा पर निकले हैं, जो कई पड़ाव के बाद गैरसैंण पहुंचेगी। प्रवीण सिंह का कहना है कि एक राज्य में 2 राजधानियां ठीक नहीं है, ये सिर्फ जनता पर अतिरिक्त कर्ज का भार है। करके नंगे पांव पद यात्रा हम 10 साथी जो है और जगह जगह पे तमाम साथी जो जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बन रहा है। हम लोग इसी निवेदन के साथ चल रहे हैं कि एक राज्य में 2 राजधानी नहीं होनी चाहिए, एक राज्य में 1 राजधानी हो। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।